नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी ने कल की वीडियो को देखा होगा और आपको पता चल चुका होगा कि अब मैं रेगुलर क्लासेस शुरू कर रहा हूं, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको विद्युत धारा तक पहुंचा दिया था, यानी कि हमें पता चल चुका था कि विद्युत धारा क्या चीज़ है। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। जो विद्यार्थी इससे पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं वो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा आगे पढ़ना। हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि विद्युत धारा आखिर है क्या। तो हमने ये पढ़ा कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। किसका प्रवाह है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। सीधे शब्दों में यदि आप परिभाषा लिखने चाहो इलेक्ट्रिक करंट की, तो किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मैटर या इन ए मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इसे इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हो। अब ये इलेक्ट्रिक करंट तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो बात आती है इसकी यूनिट इकाई और या इसके मात्रक की। तो विद्युत धारा जिसका प्रतीक मतलब जिसे हम प्रदर्शित करते हैं वो है आई। क्या है? आई। तो विद्युत धारा का जो प्रतीक है वो आई, इंग्लिश का आई है। अब ये आई ही क्यों है, जबकि धारा को हम करंट यानी कि सी से भी लिख सकते थे। तो आई यानी कि एक शब्द है इंग्लिश का इंटेंसिटी। क्या है? इंटेंसिटी, जिसे तीव्रता कहा जाता है, वहां से लिया गया। तीव्रता, तीखापन भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जब बहुत तेज गति से चलते हैं तो वो काफी तीव्र गति से चलते हैं। गति आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस रफ्तार से जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनकी तीव्रता काफी ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए इसको इंटेंसिटी आई से प्रतीक दिया गया। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा को प्रदर्शित किया जाता है आई से और इसका जो मात्रक है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और एम्पियर को प्रदर्शित किया जाता है ए से। एम्पियर का जो प्रतीक है वो ए है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब चल रहे हैं तो उसके प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो मात्रक एम्पियर कैसे आ गया? अब इस इलेक्ट्रॉन को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उस डेफिनेशन का नाम है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, यानी कि 1 एम्पियर की परिभाषा के इकाई मान क्या होता है। अब एक छोटी सी बात, मानक के बारे में आप सभी जानते हैं, स्टैंडर्ड के बारे में आप सभी जानते हैं। आप सभी का भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होगा। तो उसी स्टैंडर्ड के आधार पे बात की जाए तो पूरी दुनिया में कुछ चीजों को, कुछ इकाइयों को मानकीकृत में प्रदान किया गया है जिससे पता लग सके व्यवहारिक रूप से या व्यापारिक रूप से हम एक दूसरे से तुलना कर सकें। अब एक छोटी सी बात है, आप बाजार में कोई भी सामान लेने जाते हो तो आप उसे मूल्य यानी कि पैसे चुकाते हो, उसके बदले में कुछ वस्तु लेके आते हो। अब मान लेते हैं आप सब्जी लेने गए हो बाजार से और आपने आलू खरीदे। अब आलू खरीदे, सबसे पहले आप रेट पूछोगे। आपने पूछा भैया आलू कैसे दिए, तो वो बताएगा कि जी आलू दिए मैंने 20 रुपए। वो इतना ही बोलेगा, 20 रुपए, उसके आगे कुछ नहीं बोला। क्या 20 रुपए में उसकी रेडी पे पड़े हुए, उसकी दुकान पे रखे हुए सारे के सारे आलू आपके हो जाएंगे? नहीं। 20 रुपए में कितने? 1 किलोग्राम, 1 इकाई। यदि आपको किसी भी चीज का एक मान पता होगा तो आप उसके अनंत मानों की गणना बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब यही आप दुकान पर जाकर पूछे भैया आलू कैसे दिए, और वो कह देगा कि जी 470 रुपए के 30 ग्राम। अब आपको 1 किलोग्राम लेने हैं तो आप उसकी कैलकुलेशन करोगे। रेट को ज्यादा बता दिए ताकि कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगे। तो ये चीज है। तो इकाई मान की प्राप्ति जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय मानकों में इकाई मान निर्धारित किए गए हैं और उसी के आधार पर अब हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है 1 एम्पियर की मानक परिभाषा। तो हम पढ़ेंगे कि 1 एम्पियर होता क्या है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, कैसे ये डेफिनेशन निकल के आई है क्या चीज। तो अपने नोट्स बना लीजिएगा। मैंने कल कहा था कि मैं आपको नोट्स तैयार करवाऊंगा इन क्लास में ही, तो आप लिख लीजिएगा 1 एम्पियर की परिभाषा। तो लिखिए, यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में, कितनी देर में? केवल 1 सेकंड समय में 6.24 × 10⁻18। अब कई आंकड़े हैं इसके, लेकिन हम एक लेके चलेंगे, आगे इसको आपको मैं कन्वर्ट करवा दूंगा। यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.241 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन
कितने इलेक्ट्रॉन? 10 की पावर 18। अब कई बुक्स के अंदर क्या लिखा है? 6.25 भी लिखा है, कईयों में 6.28, लेकिन सबके आगे की तरफ जो गुणांक लगाया गया है वो 10 की पावर कितनी है? अभी 18 है। तो ये चीज है। तो यदि किसी बिंदु से, कोई एक बिंदु है और यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और टाइम दे दिया आपको कितनी देर? केवल 1 सेकंड। तो यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में पार निकल जाए कितने इलेक्ट्रॉन? इनमें से कोई भी संख्या, सब सही है, 10 की पावर का ध्यान रखना बस। तो दोबारा सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा, यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.241 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएं तो प्रवाहित धारा का मान कितने एम्पेयर के तुल्य माना जाएगा? 1 एम्पेयर के। तो ये धारा की डेफिनेशन, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन हो जाएगी कि यदि किसी बिंदु से एक समय में इस संख्या में से इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित हो जाएं तो उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? 1 एम्पेयर से। तो देखिए 1 एम्पेयर की जो परिभाषा है उसके अंदर एम्पेयर तो केवल 1 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो काफी अधिक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है काफी अधिक, तो कितनी अधिक? देखो 6.24 इंटू 10 की पावर 18, एक आंकड़ा लेके चलते हैं हम, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अब सबके लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक मान पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, क्योंकि देखो 6.24 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये 6.24 की बजाय 624 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 और 16 जीरो और लग जाएगी। कितने जीरो? 16। अब इकाई दहाई से शुरू करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इसके बाद नील, शंख, पदम, तदम, पता नहीं क्या क्या आते रहेंगे। अब इतने सारे आंकड़ों को व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। और एक छोटी सी बात और, क्या हमारे घर के बाहर यानी कि लोड में क्या मैक्सिमम 1 ही एम्पेयर होता है? नहीं, एम्पेयर 2 भी होते हैं, तो इसका इंटू 2 से करना पड़ेगा। एम्पेयर 3 भी होते हैं, 3 से करना पड़ेगा। 10 एम्पेयर भी होते हैं तो 10 से भी करना पड़ेगा। तो आंकड़े काफी बड़े हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाने के लिए, सारे आप जितने होशियार नहीं है, सबने ITI नहीं कर रखी है, ध्यान रखना। और ITI करके भी आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया वो तो आपको खुद को पता है। तो देखते हैं कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं तो इनमें काफी कंफ्यूजन है, आंकड़े काफी बड़े हो गए। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इतनी बड़ी रकम में ना लिखकर केवल 1 में लिख दिया। किसमें लिख दिया? 1 में, कि सारे इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हैं? 1 के, और इस 1 को नाम दे दिया गया एम्पेयर। तो इलेक्ट्रॉनों की जो डेफिनेशन थी, 1 एम्पेयर की जो परिभाषा थी, उसके अंदर यह पता लगता है कि एक बिंदु से, एक पॉइंट से यदि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, टाइम दे दिया जाए 1 सेकंड, और कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो 10 की पावर 18, और इससे पहले 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो धारा का मान कितने एम्पेयर के बराबर होता है? 1 एम्पेयर के। अब ये कैसे आया 1 एम्पेयर, और ये कैसे आए इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हम थोड़ा आगे और देखते हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, शायद आपने पढ़े भी हो। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एक चार्ज का प्रतीक Q याद होगा, कभी आगे भी करवाऊंगा मैं। चार्ज यानी कि Q, जिसे हम आवेश भी कहते हैं, ये Q बराबर होता है। तो Q बराबर एक फॉर्मूला होता है N इंटू E, कि आवेश कितना है। यदि इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में बात किया जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन कितना आवेश रखते हैं, तो एक फॉर्मूला है N इंटू E। यहां पर N क्या चीज है? यहां पर N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे व्यक्त किया गया? N से। और E क्या चीज है? E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और यह आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखता है, तो इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज हम पहले पढ़ चुके हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन रखता है। Q बराबर होता है N इंटू E। और धारा को आवेश प्रवाह की दर कहा गया है, तो हम लिख सकते हैं I बराबर Q बटा में T। I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा में T, बड़ा या छोटा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यदि Q की वैल्यू इस फॉर्मूले में लिखा जाए तो Q की वैल्यू क्या है? भी N इंटू E बटा में
टी, तो I बराबर हो गया N इंटू ई बटा में टी। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करने हैं। हमें क्या ज्ञात करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले का जब पक्षांतरण करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो देखिए इसके बटा में 1 लगा सकते हैं। मैथ आपको आनी चाहिए, ये बात मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं फॉर्मूले थोड़े से अलग तरीके से जल्दी जल्दी बताऊंगा, इतना वक्त नहीं होता। इसका जब तिरछा गुणा करेंगे तो I का गुणा किससे हो गया अभी? T से, और इधर N इंटू ई का गुणा किससे हुआ? 1 से। हमें ज्ञात करने हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो देख लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा? तो n बराबर हो जाएगा I इंटू टी बटा में E के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी डेफिनेशन कितने एम्पेयर की थी? 1 एम्पेयर की। तो I की जगह कितना आ जाएगा? 1। समय भी कितना दिया गया? 1। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम को यदि इसमें भाग दिया जाए, सॉल्व किया जाए, तो करके देखना सॉल्व आप, तो आपका जो उत्तर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 6.24 या 25 आ सकता है इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहां पर हमने ज्ञात किए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहीं से तैयार होती है आपकी 1 एम्पेयर की परिभाषा। तो क्या डेफिनेशन थी? देखिए दोबारा, यदि किसी बिंदु से कितनी देर में, ये रहा टाइम, कितनी देर में? केवल 1 सेकंड में। यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित हो जाते हैं, तो धारा का मान कितने एम्पेयर? I कितने एम्पेयर होगी? 1 एम्पेयर होगी। इस फॉर्मूले को आप पूरा का पूरा अपनी कॉपी में, रजिस्टर में या नोट्स में आप उतार लेना, ताकि आपके भविष्य में ये काम आए। तो ये थी 1 एम्पेयर की मानक परिभाषा। मानक परिभाषा वो होती है जो पूरी दुनिया में लागू होती है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों अर्थात एसआई सिस्टम के मानकों का पालन करती है, उसे मानक परिभाषा कहते हैं। इसके अलावा भी 1 एम्पेयर की बहुत सारी और डेफिनेशन में से कुछ जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अब देखते हैं 1 एम्पेयर की अगली परिभाषा, जिसे हम एम्पेयर के बल का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम? एम्पेयर के बल का नियम, या बल के अनुसार, उत्पन्न बल के अनुसार 1 एम्पेयर की परिभाषा। बल, फोर्स, इसके आधार पर। अब आपने सुना होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को झटका लगता है, करंट लगता है, आपको भी लगा होगा, तो झटका लगने से आप दूर गिर गए या चिपक गए तो एक फोर्स होता है। अब ये जो फोर्स जनरेट होता है धारा प्रवाह की वजह से, वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल, और एक को बोलते हैं रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल। अब ये 2 तरह का जो बल पैदा हुआ, उस बल के आधार पे हम कैसे 1 एम्पेयर की धारा को डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। तो देखिएगा, तो क्या डेफिनेशन है? तो हेडिंग लगा लीजिएगा, एम्पेयर के बल का नियम या 1 एम्पेयर की बल के अनुसार परिभाषा, ये भी आप लगा सकते हो। तो क्या नियम कहता है? तो ध्यान से सुनिएगा भी, कि निर्वात में स्थापित, किसमें स्थापित? निर्वात यानी कि वैक्यूम, निर्वात में स्थापित 2 समानांतर चालक। कौन से चालक? समानांतर। ऐसे 2 चालक हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, समानांतर है इस प्रकार। और इसको कहां रखा गया है? भी एक ऐसे स्थान में इनको रखा गया है जहां निर्वात है। जहां क्या है? निर्वात, जहां कोई हवा वगैरह नहीं है। तो दोबारा सुनिएगा, निर्वात में स्थापित 2 समानांतर चालक। अब चालक समानांतर, आमने सामने, यानी कि ये कभी मिलने नहीं चाहिए। आप इनको इस प्रकार से भी रख सकते हो, आप इनको इस प्रकार से भी रख सकते हो, लेकिन ये आपस में मिले नहीं कहीं। ऐसे नहीं है कि आप लोग इन चालकों को, ये एक चालक ये रहा है, यूं आ रहा है, नहीं, इस तरीके से नहीं, समानांतर होने चाहिए। तो निर्वात में स्थापित 2 समानांतर चालकों में से, इन चालकों में से क्या प्रवाहित करवानी है? धारा। तो निर्वात में स्थापित 2 समानांतर चालकों में से यदि समान दिशा में, एक ही डायरेक्शन में धारा प्रवाहित की जाए, इसमें भी धारा की दिशा ये है, इसमें भी धारा की दिशा ये है, तो यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है ना, निर्वात में स्थापित 2 समानांतर चालकों में यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाए और उनके बीच की दूरी जो है वो क्या रखी जाए? ये जो डिस्टेंस रखा गया है यहां से यहां का, ये जो डिस्टेंस, सॉरी, इनके बीच की दूरी जो है वो रख दी जाए 1 मीटर।
कितने मीटर? 1 मीटर। निर्वात में स्थापित दो समानांतर चालक, ये येलो वाले क्या है भी आपके, ये चालक है। निर्वात में स्थापित दो समानांतर चालक, नाम भी दे सकते हैं चालक ए चालक बी। निर्वात में स्थापित दो समानांतर चालक जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, उनमें से समान दिशा में धारा प्रवाहित करने पर, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने पर यदि ये एक दूसरे को, ये चालक और ये चालक एक दूसरे को 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है? बल यानी कि फोर्स का। तो दो समानांतर चालक है जिनको निर्वात में रखा गया है, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। समान दिशा में धारा प्रवाहित कराने पर यदि इस दौरान इनके मध्य 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए तो इन दोनों में से प्रवाहित धारा का मान कितने एम्पीयर के तुल्य होगा? 1 एम्पीयर के। तो 1 एम्पीयर की एक परिभाषा बल उत्पन्न होने के अनुसार भी है कि निर्वात में स्थापित दो समानांतर चालक हैं जिनको 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, उनमें समान दिशा में धारा प्रवाहित करवाई गई जिसके फलस्वरूप उनके मध्य बल उत्पन्न हुआ। और एक बात और, ये बल किस प्रवृत्ति का था? तो यदि उनके मध्य 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का किस प्रवृत्ति का बल? आकर्षण प्रवृत्ति का बल। कौन सा बल? आकर्षण बल उत्पन्न हो जाए तब इन चालकों में से प्रवाहित धारा का मान कितने एम्पीयर के तुल्य होगा? 1 एम्पीयर के। तो ये 1 एम्पीयर की परिभाषा धारा से उत्पन्न बल के कारण। तो आराम से तसल्ली से लिख लीजिएगा। एक बात और, लिखाने में हो सकता है मैंने पहले चालक में से धारा बोल दी हो, 1 मीटर का दूरी जो बाद में बोल दी हो, फिर दोबारा बोलने में 1 मीटर का डिस्टेंस पहले बोल दिया, ये आप पर निर्भर करता है। अभी ये सारी चीजें व्यवस्थित क्रम में आ जानी चाहिए और सबसे लास्ट जो हमारे शब्द होंगे परिभाषा के वो ये होने चाहिए कि इसे 1 एम्पीयर कहते हैं या धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। तो व्यवस्था देखते हैं। दो चालक कहां रखे गए? निर्वात में। कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर। क्या प्रवाहित की गई? धारा। किस दिशा में? समान दिशा में। क्या उत्पन्न हुआ? बल। किस प्रवृत्ति का? आकर्षण प्रवृत्ति का। बल का मान कितना? इतना। तो इसमें से बहने वाली धारा भी 1 एम्पीयर और इसमें से बहने वाली धारा भी 1 एम्पीयर होगी। तो ये थी 1 एम्पीयर की परिभाषा किसके आधार पर? उत्पन्न बल के आधार पर। समझ में आ गया होगा। इसमें प्रश्न आते हैं आपके। प्रश्न ये आएगा कि इस प्रकार से डायग्राम भी दे सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में आपके एग्जाम जो है वो लगभग ऑनलाइन है। ऑनलाइन एग्जाम में एक बार में डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन आपके प्रस्तुत होता है तो डायग्राम वगैरह खूब आ रहे हैं। तो इस प्रकार से एक डायग्राम दे देंगे या पूछ लेंगे कि दो चालक हैं, जो डेफिनेशन पूरी की पूरी लिखी होगी, आपसे ही पूछेंगे जी बल कितना उत्पन्न होगा या बल की प्रवृत्ति कौन सी होगी। तो ये थी 1 एम्पीयर की परिभाषा बल के आधार पे। ये आंकड़ा याद रख लेना, बल की प्रवृत्ति याद रख लेना। एक और डेफिनेशन इसके अंदर बन सकती है, वो क्या है उसको हम देखते हैं अभी। सेम यही डेफिनेशन है, वही दो चालक वहीं रखे थे जहां पहले, अर्थात निर्वात में। बीच का डिस्टेंस उनका उतना ही है जितना पहले था, यानी कि 1 मीटर। ठीक है ना। अब धारा इनमें प्रवाहित करवा दी, लेकिन इस बार धारा समान दिशा में नहीं है, धारा क्या है अभी? विपरीत दिशा में है। तो इसमें से भी धारा जा रही है, इसमें से भी धारा जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। निर्वात में रखे गए दो समांतर चालक जिनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। उनमें से विपरीत दिशा में से धारा प्रवाहित करवा दी। विपरीत दिशा में से धारा प्रवाहित करवाएंगे तो भी इनके मध्य क्या उत्पन्न होगा? भी एक बल उत्पन्न होगा। इनके मध्य क्या उत्पन्न होगा? एक बल उत्पन्न होगा। और उस बल की मान जो होगा वो सेम उतना ही, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। लेकिन इस बार बल किस प्रवृत्ति का होगा? वो प्रतिकर्षण। तो इस बार जो बल की प्रवृत्ति होगी वो एक दूसरे को दूर धकेलने की, यानी कि प्रतिकर्षित करने के होंगे। यानी कि ये जो चालक है पहले एक दूसरे को खींच रहे थे, सॉरी तीर के निशान शायद मैंने गलत बना दिए हैं, कोई बात नहीं। अब जो बल की प्रवृत्ति होगी वो एक दूसरे को क्या करने की होगी? इनकी दूर धकेलने की। तो दो चालक हैं, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वैल्यू सेम रहेगी। डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाने से, धारा की दिशा बदल जाने से बल की दिशा भी बदल जाती है। ये एक और नियम है, आगे इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा। तो 1 एम्पीयर की कितनी परिभाषा हो गई है आपकी? 2। एक थी मानक, एक बल के अनुसार। अब आती है 1 एम्पीयर की एक विशेष परिभाषा। यह परिभाषा भी मानकों में शामिल की गई है, लेकिन यह परिभाषा विद्युत धारा के एक विशेष प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक। आगे हमने विद्युत धारा के प्रभाव पढ़ने हैं, लेकिन जिक्र पहले आ गया तो चर्चा भी करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम 1 एम्पीयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1 एम्पीयर की एक ऐसी परिभाषा है जो रासायनिक
प्रभाव से जुड़ी हुई है। तो उस परिभाषा के अंदर क्या है तो वो थोड़ा हम देखेंगे भी। तो अब अध्ययन करते हैं 1 एम्पीयर की वो परिभाषा जिसमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा है कि यदि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, किसके घोल में? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिख सकते हो AgNO3, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट के। यदि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 1 सेकंड समय तक, ज्यादा देर नहीं, कितनी देर, केवल 1 सेकंड समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करवाने के फलस्वरूप, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 1 सेकंड समय तक विद्युत धारा प्रवाहित कराने के फलस्वरूप यदि कैथोड पर, यदि किस पर? कैथोड पर 0.0011118 ग्राम, दोबारा सुन लीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 1 सेकंड समय तक धारा प्रवाहित कराने के फलस्वरूप यदि कैथोड पर 0.00118 ग्राम चांदी एकत्रित हो जाए, क्या इकट्ठी हो जाए? चांदी एकत्रित हो जाए, तो उस विलयन में से, इस सिल्वर नाइट्रेट के घोल में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितने एम्पीयर होगा भाई? 1 एम्पीयर होगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये परिभाषा तैयार की गई है। तो सबसे पहले हम एक बर्तन बनाएंगे, इसके अंदर एक पात्र लेंगे इस प्रकार से, और इसके अंदर एक विशेष प्रकार का घोल भर देंगे। घोल का नाम मैंने अभी अभी आपको बता दिया है, इस घोल को बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट। तो एक बर्तन में हमने क्या भर दिया अभी? सिल्वर नाइट्रेट का घोल, और इसको लिखा जाता है, पहले ही बताया, AgNO3 से। तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में क्या प्रवाहित करवानी है? धारा। अब रासायनिक प्रभाव जब मैं आगे बताऊंगा तो इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल सुन लीजिएगा कि जब भी किसी लिक्विड के अंदर, ऐसे कंडक्टिव लिक्विड के अंदर यदि आपको धारा प्रवाहित करवानी हो तो आपको 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, जिन्हें एनोड और कैथोड के नाम से जाना जाता है। तो हम इसमें एक एनोड लटका देंगे और एक कैथोड लटका देंगे। तो हम इसमें एक एनोड लटकाएंगे, ये रहा हमारा एनोड, और एक हम इसके अंदर लटकाएंगे कैथोड, तो ये हमारा है कैथोड। यदि आपने पढ़ा हो तो आपको पता होता है कि जो एनोड होता है वो पॉजिटिव है, कैथोड होता है वो नेगेटिव है, यही फिक्सेशन है, लेकिन आगे देखेंगे क्या होता है। अभी तक तो इतना ही सच मानना। तो 2 इलेक्ट्रोड लटकाए, एक है A से एनोड और एक है K से कैथोड। तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल है, उसके अंदर से धारा प्रवाहित करवानी है। टाइम सेम वही हमारे पास, कितनी देर तक? केवल 1 सेकंड समय तक। तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 1 सेकंड समय तक धारा प्रवाहित करवाने के फलस्वरूप यदि किस पर? कैथोड पर, यदि किस पर? कैथोड पर क्या इकट्ठी होगी भी? चांदी। तो यहां पर कुछ चांदी इकट्ठी हो जाएगी। वो कैसे होगी, वो जब आगे आपको रासायनिक प्रभाव अच्छी तरह से समझाएंगे, जब हम सेल वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर बता दूंगा मैं आपको। तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में यदि 1 सेकंड समय तक विद्युत धारा प्रवाहित कराने के फलस्वरूप कैथोड पर कितनी चांदी? 0.00118 ग्राम, यदि इतनी चांदी एकत्रित हो जाए, क्या इकट्ठी हो जाए? चांदी इकट्ठी हो जाए, अगर इस चांदी का वजन यदि इतना निकल के आएगा तो इस विलयन में से जो धारा प्रवाहित हो रही थी, या धारा प्रवाहित जो करवाई गई थी, उस धारा का मान कितने एम्पीयर के तुल्य होगा? 1 एम्पीयर के। ये डायग्राम आपने बनाना है, सेम इस तरह से लिखना है। चांदी को भी इंडिकेशन दे देते हैं, ये रही है आपकी चांदी भी, ध्यान रखना। तो ये थी 1 एम्पीयर की विशेष परिभाषा जो रासायनिक प्रभाव से संदर्भित है। तो अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। 3 1 एम्पीयर की परिभाषाएं आपके सामने है। एक और सरल सी परिभाषा है, वो मैं आपको सुना दूंगा लेकिन लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो शायद आपको याद होगी कि यदि 1 वोल्ट का, कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाने से 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितने एम्पीयर होगा? 1 एम्पीयर। सॉरी, कि 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल यदि 1 ओम के चालक पर आरोपित किया जाए तो उसमें से बहने वाली धारा का मान कितने एम्पीयर होगा? 1 एम्पीयर होगा। तो यहां पर भी इकाई है, आगे चर्चा करेंगे इसकी। यहां पर इस परिभाषा में याद रखने वाली बात, घोल कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट का। क्या इकट्ठी होगी? सिल्वर है, नाइट्रेट का घोल, घोल में पहले से चांदी थी। द्रव्यमान कितना है?
चांदी कितनी मिली है इसके बारे में याद रखना, 0.00118। ऐसे नहीं है कि 0.0001118 कर दो, ऐसे नहीं होगा, आपको ये आंकड़े सेम टू सेम ऐसे याद रखने पड़ेंगे। ये भी एक विशेष आंकड़ा है जिसकी चर्चा हम आगे सेल वाले टॉपिक में करेंगे। तो यहां तक था आपका एम्पेयर। एक एम्पेयर किस तरीके से में प्राप्त हुआ, कितनी परिभाषाओं से एक एम्पेयर को व्याख्यान किया गया है, ये सारी बातें मैंने आपको लिखा दी है। नोट्स आप साथ के साथ बनाते रहिए। इसका फायदा ये होगा कि जितना आप लिखोगे उतना सीखोगे। आपको बचपन में भी सिखाया गया है कि लिख लिख कर पढ़ा करो, तो आप यदि वीडियो देखोगे तो कुछ देर के लिए तो वो छवि आपके दिमाग में रहेगी, लेकिन जैसे ही इससे अलग हो जाओगे तो फिर वीडियो बहुत चलती है और कोई चला के बैठ जाओगे, फिर कुछ और याद रहे ना रहे। इसलिए आप हाथों हाथ इस चीज को क्या करो भी नोट करते रहो, अपने नोट्स वीडियो के साथ साथ बनाते रहो। तो अब हम आगे चलेंगे। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है विद्युत धारा के प्रभाव, किस प्रकार के यंत्र कौन सा यंत्र किस प्रकार के प्रभाव का उपयोग करके कार्य करता है, उसकी चर्चा हम अब करेंगे। तो विद्युत धारा के जो प्रभाव हैं उनको कुल मिलाकर आपकी बुक्स के अनुसार 5 प्रकार से व्यक्त किया गया, यानी कि आपकी किताबें कहती है कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव हैं, भी 5 प्रभाव है, लेकिन मैं आपको विद्युत धारा के 6 प्रभाव बताऊंगा। इन 5 या इन 6 प्रभावों में से 3 विद्युत धारा के मुख्य प्रभाव कहलाते हैं। कौन से प्रभाव मुख्य है, वो मेन इफेक्ट हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जिनका प्रयोग सर्वाधिक उपकरणों में किया जाता है। तो कुल मिला के विद्युत धारा के कितने प्रभाव आते हैं, 6 प्रभाव। तो देखते हैं ये 6 प्रभाव कौन कौन से हैं। नोट्स तैयार कीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत धारा के प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पहला लगाइए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है वो मैं बताऊंगा आगे। नंबर 2 दूसरा लगाइए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, रासायनिक मतलब केमिकल। तीसरा टॉपिक लगाइए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, के चुंबक कैसे बनती है विद्युत से, उसके बारे में चर्चा। ये है 3 मुख्य प्रभाव जिनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है आपके उपकरणों में, यंत्रों में। उसके बाद में जो प्रभाव नेक्स्ट आएगा, विद्युत धारा का किरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव, किरण, रे इफेक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। उसके बाद में नेक्स्ट जो 5वां प्रभाव आता है, विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव। कौन सा, गैस आयनीकरण या गैस आयनोडाइज इफेक्ट बोलते हैं इसको। और उसके बाद में अंतिम जो 6ठा प्रभाव है, वैसे तो 5 ही है, 6ठा प्रभाव तो नॉर्मली यूज ही नहीं होता है, हाँ कभी कभार अचानक से गलती हो जाए तो अपने आप ही यूज हो जाता है। उस 6ठे प्रभाव को नाम दिया गया है आघात लगना, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक इफेक्ट, यानी कि झटका लगना भी आप लिख सकते हो। तो अब बात करते हैं इन 6 प्रभावों में से मुख्य 3 प्रभावों की, और साथ ही साथ वो 2 अन्य प्रभाव जिनका प्रयोग भी किया जाता है लेकिन बहुत ही कम किया जाता है। उसके बाद में अंतिम प्रभाव है, उसकी भी चर्चा अपने करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमें 6 विद्युत धारा के प्रभावों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय यानी कि हीटिंग इफेक्ट। अब हीट यानी कि ऊष्मा, गर्मी कह सकते हो आप, आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो क्या ये प्रभाव, तो आप डेफिनेशन लगा लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, और उसके अंदर लिखिए कि जब भी किसी चालक में, देखो हम एक नाम ले रहे हैं चालक, कंडक्टर, क्योंकि वही है जिसके अंदर से धारा प्रवाहित होती है। तो जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उस धारा प्रवाह का वो चालक क्या करे, विरोध करेगा, तो उसके फलस्वरूप वो चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कि जब भी किसी चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक धारा प्रवाह का विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप वह गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के जो नियम थे जिनकी चर्चा हम आगे के अध्यायों में करेंगे, वो दिए थे जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने। तो ऊष्मीय प्रभाव का क्या क्या उपयोग है वो भी थोड़ा अपने देख लेते हैं। तो बात करेंगे ऊष्मीय प्रभाव की। तो ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग एक सरल सा उपकरण है लैंप, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय। लैंप भी कौन सा, फिलामेंट। आधुनिक समय में लैंप आ गए, एलईडी, उनका सिद्धांत अलग है, ठीक है ना, आगे भी और चर्चा करते रहेंगे। तो जो फिलामेंट लैंप है वो ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। फ्यूज जो आपके हैं वो ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। इसी प्रकार ओवरलोड रिले, कॉइल्स वगैरह होती है, ठीक है ना, वो भी उनमें से कुछ ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करती है। उसके बाद में बात करें प्रेस यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन, तो ये भी ऊष्मीय पर काम करती है। उसके बाद बात करें हीटर, तो उसके अंदर भी रॉड लगी है, एलिमेंट लगा है, वो भी ऊष्मीय सिद्धांत पे। इलेक्ट्रिक केतली है, हेयर ड्रायर है,
ओवन है, तो बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं, गीजर है, पानी गर्म करने वाली रॉड जिसे इमर्सन हीटिंग रॉड कहते हैं, सब विद्युत धारा के सिद्धांत का प्रयोग करती है, ऊष्मीय प्रभाव का। तो हमारे घरों में यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे उपकरण होंगे जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं और उनमें ऊष्मीय प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था पहला प्रभाव जिसका नाम था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब बात करते हैं दूसरे प्रभाव की। दूसरा प्रभाव जो आपने लिखा है वो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव को इंग्लिश में केमिकल इफेक्ट कहते हैं। अब ये इफेक्ट क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपने एक एम्पीयर की परिभाषा लिखी थी कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में धारा प्रवाहित करवाई, हमें चांदी मिल गई। वो चांदी ऐसे नहीं मिली है, वो चांदी किस आधार पे मिली है हमें? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से संबंधित जो नियम थे वो माइकल फैराडे ने दिए थे, जिनका अध्ययन हम आगे के टॉपिक यानी कि सेल के अंदर करेंगे। वहां अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से रासायनिक प्रभाव काम करता है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब भी किसी विलयन में से विलयन एक प्रकार का लिक्विड हो सकता है, कोई लेई या पेस्ट हो सकता है, कि जब भी किसी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के अंदर घुले गए अवयव जो हैं, जो भी उसके अंदर पदार्थ होंगे, वो सब अलग अलग पृथक हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? रासायनिक प्रभाव। अब रासायनिक प्रभाव के क्या क्या उपयोग हैं तो वो भी हम देख सकते हैं कि रासायनिक प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने में किया जाता है। दूसरा सेल या बैटरी के निर्माण में किया जाता है। सेल ये बैटरी के निर्माण में किया जाता है। और उसके बाद में कैपेसिटर बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बनते हैं, उसके अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। इसके अलावा भी और बहुत से उपयोग हैं। आपकी किताबों में लिखा है धातु शोधन, धातु को शुद्ध करने के लिए भी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण में भी किया जाता है। कुछ समय पहले की टेक्नोलॉजी थी, इलेक्ट्रो प्रिंटिंग होती थी। प्रिंटिंग मतलब छपाई के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में आधुनिक प्रिंटर आ गए हैं तो वो तकनीक अब कम हो गई है या बंद हो गई है। लेकिन हमारी ट्रेड के अनुसार हम जिसका अध्ययन करेंगे वो हम सेल और बैटरी के निर्माण से संबंधित तथ्यों का ज्यादा हम अध्ययन करेंगे। तो ये दूसरा प्रभाव था, इसको नाम दिया गया विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? रासायनिक। अब बात करेंगे विद्युत धारा के तीसरे और महत्वपूर्ण प्रभाव की, जिसका प्रयोग मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किया जाता है, और वह प्रभाव है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, जिसे आप ओरस्टेड के नाम से भी जानते हो। अब ये प्रभाव है क्या तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। जब भी किसी चालक या कंडक्टर में से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। इससे पता चलता है कि धारावाही चालक ने भी अपना क्या बनाया? चुंबकीय क्षेत्र। और यही विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? चुंबकीय प्रभाव। अब इस चुंबकीय प्रभाव के क्या क्या, देखो मैं इन प्रभावों के बारे में बहुत ही कम समय में छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं। विस्तृत अध्ययन हमें आगे करना है, हमें लंबे समय तक इन चीजों को पढ़ना है, लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इनको एक छोटे रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वो कौन कौन सी युक्तियां है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो आप देख सकते हो जनरेटर है। अब जनरेटर में ये वाला हिस्सा नहीं है जो चुंबकीय पर काम करता है, ये तो इंजन है, ये है जनरेटर, ये तो इंजन, और ये क्या है? जनरेटर, प्राइम मूवर। और ये है वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, चुंबकीय पर काम करता है। विद्युत घंटी जो पहले लगती थी, आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक है, तरह तरह की आवाजें निकालने वाली है, वो नहीं, इस प्रकार की घंटी चुंबकीय सिद्धांत पे काम करती है। ट्रांसफार्मर चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है, मोटर चुंबकीय सिद्धांत पे काम करती है। तो आपके घर में लगे हुए छत के पंखे जिनमें मोटर लगी है, अब चाहे वो एसी मोटर है चाहे डीसी है, बाकी आपको पता है कौन सी मोटर है, वो सारी की सारी मोटरें, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब किस सिद्धांत पे काम करते हैं? चुंबकीय पर काम करते हैं। अब बात करेंगे अन्य प्रभाव जो शेष बचे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैंने पहले भी दोहरा दी थी कि अब तक पढ़े हुए 3 प्रभाव आपके विद्युत धारा के मुख्य प्रभावों में गिने जाते हैं। इनमें नंबर मैटर नहीं करता, आप एक नंबर पे रासायनिक लिख सकते हो, चुंबकीय को पहले नंबर पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 नाम जरूर याद रखना कि ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं, इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे प्रभाव की। तो विद्युत धारा का चौथा प्रभाव जो मैंने आपको लिखवाया है वो है किरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव? किरण प्रभाव। किसी लड़की का नाम नहीं है किरण, किरण मतलब रे,
किरण क्या मतलब रे। अब ये किरण प्रभाव ऐसा नहीं है कि विद्युत धारा किसी चीज में प्रवाहित की किरण नाम की लड़की हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो किरण प्रभाव किरणों का निकलना, विशेष प्रकार की किरणों का उत्सर्जित होना, ये किरण प्रभाव। तो डेफिनेशन में क्या लिखना है आपने अपने नोट्स में क्या लिखना है कि जब भी किसी निर्वात नलिका में, किसमें निर्वात नलिका, वैसे ये जो थ्योरी है जो लिख रहे हैं अपने बहुत ही छोटा रूप है, इसके पीछे बहुत ज्यादा चीजें आपको बतानी पड़ेंगी तब जाके समझ पाओगे, लेकिन नहीं हमें इतना आगे नहीं जाना है इसमें। तो एक छोटी सी परिभाषा लिख लीजिए कि जब भी किसी निर्वात नलिका में हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए और हाई वोल्टेज की करंट प्रवाहित की जाती है, कुछ विशेष पदार्थ भी शामिल होते हैं, तो विशेष प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती है। तो दोबारा सुन लीजिए, जब भी किसी निर्वात नलिका में उच्च आवृत्ति व उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित की जाती है तो उस नलिका से विशेष प्रकार की किरणों का उत्सर्जन होता है और उन किरणों का प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। सामान्य रूप से यदि कार्य की बात करें तो एक किरण का नाम सुना होगा आपने, जिसको बोलते हैं एक्स रे। क्या बोलते हैं? एक्स रे, एक्स किरणें, एक्स रे, अल्फा रे, नाम सुना होगा शायद आपने, ठीक है ना, गामा रे, बीटा रे, ये बहुत तरह की किरणें अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती हैं। उन पे विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं करें तो उनकी मात्रा को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से तो हम छोटी सी बात करेंगे जो चीज आपने देखी है, यानी कि एक्सरे। अब ये क्या चीज है एक्सरे? तो एक्सरे सभी ने करवाई होगा, आपको शौक होगा। एक्सरे वो मशीन है जिससे हड्डियों की सेल्फी ली जाती है। आधुनिक समय में सेल्फी का दौर है तो कईयों को शौक होंगे अपनी हड्डियां तुड़वाने के बाद में उनकी फोटो खिंचवाने का। तो एक्सरे मशीन इस प्रकार की होती है, विशेष प्रकार की यंत्रावलियां, वोल्टेज सोर्स और विशेष प्रकार का रेडियो एक्टिव मटेरियल इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और एक्सरे जनरेटर जो है एक्सरे किरणें जनरेट करेगा, मनुष्य के शरीर पे गिरेंगी। एक एक्सरे डिटेक्टर होता है जो एक्सरे को डिटेक्ट करता है कितनी उस तक पहुंची है। जिन चीजों के एक्सरे पार चली जाती है वो उस शीट पर दिखाई नहीं देती और जिनके पार अर्थात हड्डियों के पार नहीं जा सकती तो वो हमें फ्रैक्चर वगैरह नजर आ जाता है। तो ये चीज है। तो ये था विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? किरण प्रभाव। हाँ, इसका प्रयोग सिर्फ चिकित्सीय क्षेत्रों में है, तो इलेक्ट्रिसिटी में इसका कोई भी उपयोग नहीं है। अब बात करते हैं अपने पांचवें प्रभाव की। कईयों के लिए अंतिम होगा लेकिन अंतिम नहीं है, इसके बाद भी छठा प्रभाव बाकी है। तो बात करेंगे पांचवें प्रभाव की, और पांचवें प्रभाव का नाम आप सभी को बता दिया गया था, गैस आयनीकरण। कौन सा प्रभाव? गैस आयनीकरण प्रभाव। अभी गैस आयनीकरण प्रभाव क्या है? तो इसके लिए आपको आयन पता होने चाहिए, जो मैंने पहले पिछले के वीडियो में बताए हुए हैं। आयन क्या है, आयनीकरण क्या है, ये प्रक्रिया आपको जब तक पता नहीं होगी तो आप गैस आयनीकरण प्रभाव की परिभाषा को शायद समझ नहीं पाओगे। लेकिन मैं बहुत ही सरल सा उदाहरण दूंगा कि किसी नलिका में, अब नलिका का उदाहरण जो हमने लेना है वो एक प्रचलित उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक विशेष नलिका जिसे आप ट्यूबलाइट कहते हो, फ्लोरोसेंट लैंप के नाम से भी जाना जाता है। आज के टाइम में तो कम ही उपयोग हो रही है, एलईडी ने इसका स्थान ले लिया। तो एक विशेष प्रकार की नलिका के अंदर कोई एक सक्रिय गैस भर दो, एक ऐसी गैस भरो जो धारा चालन की क्या होगी, योग्य होगी। तो किसी एक नलिका में हमने सक्रिय गैस भर दी है और इसके अंदर जो भी सर्किट बनता है, हमने इसके अंदर चौक लगा दी है, यहां पर हम एक स्टार्टर का प्रयोग कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने एक सर्किट का निर्माण किया है, ट्यूबलाइट का सर्किट बना लिया। इसके अंदर हमने एक भर दी क्या भी, गैस। ये एक सक्रिय गैस होनी चाहिए जो धारा चालन के योग्य है। जिस प्रकार रासायनिक प्रभाव के लिए जो लिक्विड प्रयुक्त किया जाता है बर्तन में, वो इस क्वालिटी का होना चाहिए कि उसके अंदर आयन मौजूद होने चाहिए। सेम गैस इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो आयनीकरण प्रक्रिया में भाग ले। तो क्या डेफिनेशन होगी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की? तो किसी विसर्जन नलिका में भरी गैस पर यदि धारा आरोपित की जाए तो गैस आयनों में कन्वर्ट हो जाती है। गैस में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाते हैं? भी आयन बन जाते हैं। यही विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? गैस आयनीकरण। अर्थात विद्युत धारा सक्रिय गैसों को आयनों में कन्वर्ट कर सकती है। किसी चार्ज को पॉजिटिव, किसी आयन को पॉजिटिव चार्ज में बदल सकती है और किसी आयन को नेगेटिव चार्ज में। जिस प्रकार रगड़ने से, फैस ने रगड़ने से कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया, रगड़कर यानी कि फ्रिक्शन, हीट जनरेट हुई उससे, सेम उसी प्रकार धारा जब प्रदान की गई गैस के अणुओं को, आयनों को, तो वो भी आयनीकृत हो गए, एक पॉजिटिव बना और एक नेगेटिव।
जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब एक ही नली के अंदर पास पास है तो ये धारा प्रवाह में योगदान देते हैं। तो ये विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव, इसका उपयोग क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर लैंपों में किया जाता है। ये आपके फ्लोरोसेंट लैंप जिसे आप ट्यूबलाइट कहते हो, ये भी गैस आयनीकरण के सिद्धांत पे काम करती है। ये आपका मर्करी वेपर लैंप है, ये भी गैस आयनीकरण के। ये सोडियम वेपर लैंप है, ये भी गैस आयनीकरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आगे जब टॉपिक आपका लैंप आएगा तो इन लैंपों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब आपको पता लगेगा किस प्रकार से ये कार्य प्रणाली संपादित होती है। अब बात करते हैं विद्युत धारा के अंतिम प्रभाव पर, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और वो प्रभाव है आघात लगना यानी कि झटका लगना। तो नंबर 6 और अंतिम प्रभाव लिख सकते हो इलेक्ट्रिक शॉक या विद्युत का आघात लगना। तो लिख लीजिए डेफिनेशन विद्युत आघात की। तो क्या है ये आघात? तो जब भी किसी सजीव को 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज से जोड़ा जाता है, 90 से कम पर कईयों को आघात लग सकता है, कईयों को नहीं लगेगा। इसमें बहुत सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो एक स्टैंडर्ड वोल्टेज है 19 वोल्ट, कि जब भी किसी सजीव को 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज से जोड़ा जाता है तब उसके शरीर को आघात का अनुभव होता है। और ये आघात का अनुभव क्यों होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉनों के चलने की जो रफ्तार है, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है चलने की, वो बहुत ही तेज है। वो हमारे शरीर के साथ तालमेल, हमारे अंगों के साथ तालमेल बिठा नहीं पाती। तो क्या लिखना है कि जब भी किसी सजीव को 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज से जोड़ा जाता है, कम से नहीं अधिक से जोड़ा जाता है, तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या सजीव के शरीर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। अब विद्युत धारा की गति जो है वो काफी तेज है। कितनी है वो मैं बता देता हूं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस गति से जब धारा हमारे शरीर के अंदर चलती है तो हमारे शरीर के किसी भी अंग के साथ यह तालमेल स्थापित नहीं कर पाती है। जब तालमेल स्थापित नहीं होता, दो विभिन्न गतियों की चीज जब आपस में टकराती है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। तो विद्युत का जो आघात लगना और अंतिम प्रभाव है वो इस प्रकार की प्रक्रिया है कि आपने किसी एक लाइव सजीव वायर को पकड़ लिया, फिर करंट आपके शरीर में से होती हुई जमीन के अंदर चलेगी। एक पाथ, एक रास्ता तैयार होना जरूरी है। ये किस प्रकार से लगा, क्यों लगा, इसके बारे में सारी चर्चा आगे आने वाले टॉपिकों में अपने करेंगे। तो ये अंतिम और छठा प्रभाव था जिसका नाम है आघात लगना। तो यहां पर हमारा टॉपिक क्लियर होता है। विद्युत धारा के मात्रक, उसका एम्पियर मात्रक था। 1 एम्पियर की डेफिनेशन का हमने अध्ययन कर लिया, धारा के प्रभावों का हमने अध्ययन कर लिया। कुल मिला के 6 प्रभाव थे, 3 इनमें मुख्य प्रभाव हैं और आगे आने वाले टॉपिकों में लगभग उन्हीं 3 प्रभावों का हम अध्ययन करेंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जल्द ही या हो सकता है कल ही नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।